नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स और उनको कैसे कम कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के बारे में बहुत सारे लोग डरते हैं, भ्रांतियां भी हैं कि कीमोथेरेपी से तो मृत्यु हो सकती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, ये तो जहर है, इससे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए लोग काफ़ी डरते हैं। देखिए, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आज जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो दी जा रही हैं, वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। उनमें काफ़ी तरह के चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी देना अभी काफ़ी सेफ है। इसके अलावा एक जो दूसरा डेवलपमेंट है वो ये है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए भी सपोर्टिव केयर की दवाइयाँ भी अभी काफ़ी अच्छी उपलब्ध हैं। तो हम कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट जिसके बारे में लोगों को डर लगता है कि हर कीमोथेरेपी से हेयर लॉस होता है, यानी बाल गिरते हैं। देखिए, हर कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता है। कुछ कीमोथेरेपी, जैसे कि मैं आपको नाम बताती हूँ, कैपेसिटाबिन, ऑक्जेलिप्लाटिन, इनसे बाल नहीं गिरते हैं। तो कीमोथेरेपी सुनते ही जो लगता है, जो मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, कई बार ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ कीमोथेरेपी दवाइयों से हेयर लॉस होता भी है। हेयर लॉस कैसे कम किया जा सकता है? अच्छे कीमोथेरेपी सेंटर्स पे अब एक तरह की डिवाइस आ गई है जिसे कि कूल कैप कहते हैं। जब कीमोथेरेपी चल रही होती है तब यह कूल कैप नाम की डिवाइस सर पे रखी जाती है, जिससे हेयर लॉस की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हेयर लॉस हो भी रहा है तो आप विग वगैरह के सहायता ले सकते हैं, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी की वजह से जो हेयर लॉस हो रहा है उसका इम्पैक्ट थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन यह ना सोचें कि अगर हेयर लॉस हो रहा है तो हमें कीमोथेरेपी नहीं करानी। अगर इलाज के लिए कीमोथेरेपी ज़रूरी है तो वह करनी चाहिए। दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स है उल्टी आना, जी मिचलाना, उल्टी का सेंसेशन होना। इसकी वजह से भी कई बार मरीज़ अपना इलाज बंद करवा देते हैं। जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं तो अब इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कीमोथेरेपी देने से पहले उल्टी कम करने की अच्छी दवाइयाँ दी जाएँ। आपको जब भी कीमोथेरेपी के बाद जब भी डिस्चार्ज किया जाए तो आपको एक डिस्चार्ज समरी मिलती है, जिसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ मेंशन की जाती हैं जो कि आपको रेगुलरली टाइमली लेनी चाहिए, और उससे भी ये जो उल्टी आने की जो दिक्कत होती है, जी मिचलाने की दिक्कत है, वह कम हो जाती है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। कई बार कुछ कीमोथेरेपीज़ में 2 ही 3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कई बार 3 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी के दौरान इन दवाइयों को रेगुलरली टाइमली लेने से ये साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये दवाइयाँ हमेशा समझी जाए कि क्या लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। इसके अलावा एसिडिटी हो सकती है और एसिडिटी के लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कई बार भूख नहीं लगती। एक कॉमन कंप्लेंट जो हमारे पास आती है कि अब तो खाना ही नहीं खा पा रहे, भूख इतनी कम हो गई है। भूख लगने की भी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन उससे अच्छा ये है कि यह कोशिश करें कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के समय हो सकता है भूख ना लगे, तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें। दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, जैसे भी कितनी बार भी संभव हो खाएं। तो थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खाएं। जब ज़्यादा भूख लगे तब खाना खा लें। अपने आप को बहुत पुश करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खाएं। डाइट चार्ट ज़रूर लें। अच्छे हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ऐसी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं, तो उनकी मदद लीजिए ताकि वो आपको जो खाना पसंद है, जो खाना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसा खाना जिसको देख के उल्टी नहीं आती है, ऐसे ही ऑप्शंस वो आपसे डिस्कस करते हैं ताकि न्यूट्रिशन बैलेंस आपका मेंटेन रहे। न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन ठीक रहता है तो मूड भी ठीक रहता है और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो ये हाँ कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का तरीका सबसे अच्छा होता है। पानी खूब पिएं। इलाज के दौरान पानी पीने से, कमी करने से थकान बढ़ती है। तो अगर पानी अच्छे से पीते हैं, 3 लीटर के आसपास लिक्विड इंटेक रखिए। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, कुछ और तरह के जूसेस भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि उनसे हो सकता है एसिडिटी बढ़े। तो पानी वानी अच्छे से पीना चाहिए, पानी में कमी नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती तो हम पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं है। पानी अच्छे पीने से तो बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, और जो फैटीग वाला एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है वह भी कम होता है। तो खाना जो है कम कम अंतराल पे खाइए, जिसे कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। स्मॉल अमाउंट में खाइए। खाने में देखिए, आजकल ज़्यादा परहेज नहीं बताया जाता है। कुछ कीमोथेरेपीज़ ऐसी हैं जिसमें कि थोड़ा परहेज बताते हैं कि कच्चा पक्का ना खाएं, बट मेजॉरिटी ऑफ कीमोथेरेपीज़ में अब ये परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि आप फ्रेश खाना खा रहे हैं।
एक और कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है कीमोथेरेपी से? थकान का। लोगों को लगता है अब तो मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए, मुझे घर पे बैठना चाहिए, अब तो वॉक वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सब बंद कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी के दौरान अगर आपको थकान या फेटीग हो रही है तो यह रिकमेंडेशन है कि अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं स्टेमिना के हिसाब से तो एक्चुअली उससे थकान और फेटीग कम होती है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन ऐसा ही है। अपना नॉर्मल रूटीन मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर आप वॉक करते हैं, थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वह एक्चुअली बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। वो आपकी एक्चुअली फेटीग कम करती है। और फेटीग कम करने का एक दूसरा रास्ता तो मैंने आपको बताया कि अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करें। तीसरा रास्ता ये होता है कि देखिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए। हम बैठे रहते हैं, ट्रीटमेंट चलता रहता है तो हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उससे थकान और बढ़ जाती है। तो हम एक सपोर्ट ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का संग रखें जो कि फ्रेंड्स हैं, अच्छे लिसनर्स हैं और आपकी बात सुनते हैं और उल्टी सीधी एडवाइसेस नहीं देते हैं। ऐसे लोग साथ में रहेंगे, सपोर्ट ग्रुप रहेगा तो उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छा सा सपोर्ट ग्रुप आपके अगल बगल रहे और आपसे बातचीत करें। अच्छा, इसके अलावा थकान कम करने की भी दवाइयाँ आती हैं जो कि अगर आपको दिक्कत ज़्यादा लगती है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी आपका काम एकदम बंद हो गया है, आप चल नहीं पा रहे, बेड बाउंड है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। थकान कम करने की कुछ मेडिसिन आती हैं, भूख बढ़ाने की मेडिसिन आती हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? कीमोथेरेपी से एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि ब्लड काउंट कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग की जो कि WBC की सेल्स हैं वो भी कम हो सकती हैं और प्लेटलेट वाली ब्लड सेल्स भी कम हो सकती हैं। इसीलिए हर बार कीमोथेरेपी देने से पहले हम ब्लड काउंट्स मॉनिटर भी करते हैं। कुछ तो इंजेक्शंस आते हैं, आजकल बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं जैसे कि GCSF जिसे हम कहते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इसकी वजह से ब्लड काउंट मेंटेन्ड रहते हैं। तो इसकी वजह से एक्चुअली जो ये कि ब्लड काउंट्स में फ्लक्चुएशंस का प्रॉब्लम है वह काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के भी इंजेक्शंस आते हैं। कई बार अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आयरन के भी इंजेक्शंस या कि सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि कम से कम जो ब्लड काउंट्स में कमी आ रही है, हीमोग्लोबिन में कमी आ रही है, ये प्लेटलेट काउंट भी अगर कम होते हैं तो उसके भी अब इंजेक्शंस आ गए हैं जिनको देने से प्लेटलेट काउंट मेंटेन किया जा सकता है। तो जो ब्लड काउंट्स में कमी या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के भी अब तरीके हैं। इसकी वजह से अब आपके जो ट्रीटमेंट इंटरप्शंस हैं वो मिनिमाइज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो हर कीमोथेरेपी में नहीं होता लेकिन जानना ज़रूरी है, स्पेशली अगर कीमोथेरेपी कम उम्र या यंग लोगों में दी जा रही है। कैंसर है तो बीमारी ज़्यादा ओल्ड एज में होती है लेकिन कई बार यंग एज में भी होती है और अगर कीमोथेरेपी दी जाए तो इसकी वजह से कई बार स्पर्म काउंट या फिर एग प्रोडक्शन इन फीमेल्स पे असर पड़ सकता है। स्पर्म काउंट इन मेल्स कम हो सकता है और एग प्रोडक्शन इन फीमेल्स कम हो सकता है जिससे इनफर्टिलिटी होती है। तो अगर आपकी उम्र ऐसी है कि आप फैमिली अभी आपकी कंप्लीट नहीं है, आपको बच्चे चाहिए, तो अगर आपका कीमोथेरेपी का प्लान है तो आपको ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से कि क्या कीमोथेरेपी ऐसी है कि फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है और अगर फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है तो उसका क्या तरीका है। आप सब लोगों ने IVF का नाम तो सुना ही होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली टेक्निक्स अब काफ़ी उपलब्ध हैं। तो उसका तरीका ये है कि स्पर्म प्रिजर्वेशन या फिर एग प्रिजर्वेशन किया जा सकता है जो कि IVF वाले सेंटर्स करते हैं और यह स्पर्म प्रिजर्वेशन या फिर एग प्रिजर्वेशन बाद में रिट्राइव करके फर्टिलिटी आसानी से कंटिन्यू की जा सकती है। तो अगर कुछ थेरेपीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है तो वहाँ पे भी समस्या का समाधान उपलब्ध है। इसके अलावा जो और भी देखिए बहुत सारी दवाइयों से अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर उल्टी की शिकायत है, जलन की शिकायत है, भूख न लगने की शिकायत है, थकान की शिकायत है तो इनको एड्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन साइड इफ़ेक्ट से डरिए नहीं। इसके अलावा कुछ कीमोथेरेपी से बहुत स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कोई हो सकता है एक कीमोथेरेपी ड्रग, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी बहुत सारी हैं, 50 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि कभी कभी हार्ट पे असर डालती हैं तो उसके लिए कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले एक कार्डियक इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है और वैसे ही फिर उनका इलाज भी होता है। कई बार कुछ इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, तो जैसे कि दांत में इन्फेक्शन है तो उसका पहले से ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। बहुत सारी कीमोथेरेपीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से कोविड का रिस्क नहीं बढ़ता है, इसलिए हर कीमोथेरेपी से ये सोच के डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो कीमोथेरेपी चल रहा है, मुझे कोविड होने का रिस्क ज़्यादा है। वैसा एक्चुअली नहीं है। आपके डॉक्टर बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी कीमोथेरेपी है जिसकी वजह से
कोविड का रिस्क ज़्यादा है कि नहीं है। अच्छा, ये तो देखिए कॉमन प्रिकॉशंस हो गए। इसके अलावा अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप इस वीडियो में दिए गए लिंक से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में और भी कोई ज़्यादा जानकारी है तो हम आपको दें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सपोर्ट ग्रुप बनाइए। कीमोथेरेपी के नाम से डरिए मत। आपकी अगर कोई नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, कोई रूटीन है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो आपको एक कमरे में बंद होकर रहना है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अगर अपना एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप मेंटेन करते हैं कुछ एडजस्टमेंट करके, तो हाँ वो बहुत अच्छा कोपिंग स्ट्रैटेजी है। और जैसे कि अगर लगता है कि हाँ अगर कुछ डिप्रेशन हो जाता है कई बार लोगों को, उनको लगता है कि नहीं अब तो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें तो कैंसर हो गया, हमें तो ये इलाज चल रहा है, तो उसकी वजह से हमें और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल हेल्थ अगर अफेक्टेड हो रहा है, तो आज के ज़माने में काउंसलर्स उपलब्ध हैं। छोटे बड़े शहरों में काउंसलर उपलब्ध हैं जो कि आपको ये और तरीके बता सकते हैं कि आप कैसे मेंटली इस प्रॉब्लम को डील करें, और कैसे कैसे तरीके जो कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज कही जाती हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक जर्नी है, एक फेज़ ऑफ लाइफ है जो कि कोपिंग, जिसमें कि कोपिंग मैकेनिज्म्स काफ़ी हेल्प करते हैं और जिससे कि इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट है वह कम हो जाता है। वॉक करने से, योगा करने से, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करने से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही। कुछ और सवाल हैं तो आप हमें लिख के या ईमेल के लिंक में संपर्क करके पता कर सकते हैं। थैंक यू।